दोस्तों नमस्कार। धंधा तो इस देश में रुपए के आसरे ही होता है। कोई भी प्रोडक्ट बना लीजिए, उसे बाजार में बेचने जाइएगा तो रुपया आपके हाथ में होना चाहिए उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। रुपया पास में है तो आप शेयर बाजार में वो रुपया डाल देंगे। रुपया बहुत ज्यादा भी होगा तो आप बैंकों में डालेंगे या फिर आने वाले वक्त में उसी रुपए के आसरे अपनी जिंदगी आप चलाना चाहेंगे। लेकिन रुपया किसी प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए, वह भी इस देश की इकोनॉमी को बचाने के लिए, तब आप क्या करेंगे? जी, यह एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत जो लगातार कम हो रही है, उसमें पहली बार इस देश का सरकारी खजाना, जिसमें बड़ी तादाद में डॉलर पड़ा हुआ है, उसे बेचने का सिलसिला शुरू किया गया। यानी रुपया और डॉलर दोनों को कैसे बेचा जाए और कैसे रुपए की कीमत को बरकरार रखा जाए, क्योंकि आप मौजूदा वक्त में डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत को सिर्फ स्थिर रख सकते हैं, उसे ऊपर ला नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके देश के भीतर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डूबा हुआ है। आप प्रोडक्ट ऐसा बनाते नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आप एक्सपोर्ट कर सकें। एक्सपोर्ट इतना ज्यादा हो नहीं पा रहा है कि उसकी एवज में जो डॉलर आपको मिलेगा उससे सरकारी खजाने में पैसा जमा हो जाए या फिर उस डॉलर के जरिए रुपए की कीमत बढ़ जाए। इन तमाम परिस्थितियों से सरकार ने लगता है पल्ला झाड़ लिया है और उसने एक नई सोच निकाली। क्यों नहीं जो भी खजाने में पैसा जमा है, जो डॉलर की शक्ल में है, उसे किसी तरीके से बेचा जाए और उसकी एवज में रुपया लिया जाए, जिससे यह लगे कि डॉलर बेचकर रुपया लिया जा रहा है तो रुपए की कीमत नीचे जाएगी नहीं। लेकिन कितना डॉलर आप बेचेंगे, कितना रुपया आप लेंगे? अगर इस दायरे के बीच में आप खड़े हो जाइए और अगर आपको बताया जाए कि औसतन हर महीने 1 लाख करोड़ रुपए हम डॉलर की शक्ल में बेच देते हैं और उसकी एवज में रुपया ले आते हैं, वो रुपया जो डॉलर की कीमत से बहुत नीचे लगातार चलते चला जा रहा है, तो हो सकता है आपके जहन में पहला सवाल यही उठे, क्या इस देश में रुपए की कीमत को बचाने के लिए भारत सरकार के पास सिर्फ एक ही काम है कि वह डॉलर बेचना शुरू कर दे और डॉलर बेचे और रुपया लेकर इस देश के भीतर आए? रुपया तो आरबीआई भी छाप सकता है, लेकिन राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार से रुपया को उठाने का मतलब है कि हमारे पास अब कोई दूसरा रास्ता बचा नहीं है। इस रास्ते पर चलने के लिए हमारी टीम ने आज वो तमाम आंकड़े निकाले जिसके जरिए आपको लगेगा हो सकता है डॉलर के मुकाबले रुपया तो 100 रुपए पार कर चुका होता अगर सरकार ने सरकारी खजाने को खाली नहीं किया होता। कितना खाली किया, महीने दर महीने कितना पैसा दिया, इसकी भी गुंजाइश इस रूप में कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है कि सिर्फ दिसंबर के महीने में जो आखिरी डाटा आरबीआई के जरिए निकल कर आया, उन्होंने बताया तकरीबन 15.2 बिलियन डॉलर यानी 1,31,000 करोड़ रुपए हमने डॉलर बेच कर लिए हैं। नवंबर के महीने में 1,75,000 करोड़ रुपया हमने डॉलर बेचकर, डॉलर कितने बेचे? 20.2 बिलियन डॉलर हमने बेच डाले। अक्टूबर के महीने में 9.3 बिलियन डॉलर हमने बेच डाले और उसकी एवज में हमने 80,000 करोड़ रुपए अपने खजाने में डाल दिए। यानी डॉलर जो जमा था, अगर आप बीते 5 महीनों के कच्चे चिट्ठे को समझें तो उसको सिर्फ इस बात से समझ सकते हैं कि अक्टूबर के महीने में भारत के सरकारी खजाने में 701 बिलियन डॉलर था। उसकी कुल कीमत तकरीबन होती है 60 लाख करोड़ से कुछ ज्यादा। लेकिन फरवरी में 7 तारीख को सरकार ने एक आंकड़ा दिया, आरबीआई के जरिए बताया, अब हमारे पास 638 बिलियन डॉलर बचा है, यानी 55 लाख करोड़ रुपया, यानी 60 से घटकर 55 पर हम आ गए। यानी औसतन हर महीने 1 लाख करोड़ रुपया हम दे रहे थे। अब यहां से एक दूसरा मामला शुरू में आता है, क्या वाकई सिर्फ इतनी ही डील हुई? जी नहीं। आपको जानकर हैरत होगी कि दिसंबर के महीने में 69 बिलियन डॉलर निकाला गया, उसको बेचा गया। उसकी कुल कीमत थी 5,57
हजार करोड़ रुपए, यानी अप्रोचिंग 6 लाख करोड़ रुपए। और उसके बाद उसी डॉलर को हमने दोबारा खरीद लिया। कितना खरीदा? 53.9 बिलियन डॉलर हमने खरीद लिया। 69 बिलियन डॉलर बेचा, उसी में से 53.9 बिलियन डॉलर हमने खरीद लिया, यानी 5,97,000 करोड़ रुपए हमने दिए और उसके बाद हम 4,67,000 करोड़ रुपए लेकर आए, यानी 15.2 बिलियन डॉलर हमने बाजार में अपने सरकारी खजाने से निकालकर डाल दिया और उसकी एवज में 1,31,000 करोड़ रुपए हम ले आए। यह सिलसिला लगातार चल रहा है, क्योंकि सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन इस दौर में बचता ही नहीं है कि वह किस रास्ते जाए। और शायद यही वो वजह है कि जिसमें अगर आप अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक के बीच की परिस्थितियों को देखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि तकरीबन 18 लाख करोड़ रुपए के डॉलर बेचे गए और उसकी एवज में लगभग 13 लाख करोड़ के पैसे जो डॉलर जो थे वो वापस ले लिए। यानी पूरे डॉलर को लेकर बिजनेस हम ही कर रहे हैं। ये बिजनेस हम क्यों कर रहे हैं? हमारे पास कोई दूसरा रास्ता क्यों नहीं बच पा रहा है? क्या अमेरिका का सीधे तौर पर धमकी देना है? क्या टैरिफ को लेकर सवाल है? अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इस वक्त भारत की स्थिति सिवाय अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा लगातार जो कुछ कहा जा रहा है उसे सुनने भर की है। क्योंकि कल ही उन्होंने वाशिंगटन में इस बात का खुले तौर पर जिक्र कर दिया, ब्रिक्स सोचे नहीं डॉलर को लेकर कुछ भी, हम 100% नहीं 150% टैरिफ लगा देंगे और उनसे कोई बिजनेस भी करेंगे नहीं। यानी जिस अमेरिका से 3.5 लाख करोड़ के लगभग का औसतन भारत को हर बरस लाभ होता है डॉलर की शक्ल में, वह भी एक झटके में हवा हवाई हो जाएगा अगर जो इस बात का जिक्र ट्रंप कर रहे हैं। ट्रंप की इस बात को सुनिए, 100% टैरिफ तो पुरानी बात हो गई, अब 150% टैरिफ का जिक्र हो गया ब्रिक्स देशों के साथ, जिसमें रशिया है, ब्राजील है, साउथ अफ्रीका है, इंडिया है, चाइना है। चाइना के साथ तो उसने खेल शुरू कर दिया, लेकिन बाकी देशों को वो चिता रहे हैं 150% टैरिफ लगा देंगे। They said, sir, what about the BRIC states? They're going to take over the dollar, the sanctity of the dollar. They're going to create a new currency to rule the world. I said, no, they're not. They said, yes, they are, sir. They said it. I said, no, they're not. Tell them 150% tariff, plus we're not going to do business with them. तो अमेरिका के लिए डॉलर करेंसी है, लेकिन हमारे लिए डॉलर एक प्रोडक्ट में तब्दील हो चुका है। उसी के जरिए इस देश की करेंसी यानी रुपए को बचाना है। और जरा इस डॉलर और रुपए के खेल में अगर भारत के बैंकों के भीतर आप झांक कर देखेंगे तो फिर याद कीजिए, महीने भर पहले इस देश में बैंकों के भीतर की लिक्विडिटी कम हो गई। आरबीआई ने बकायदा ऑक्शन के जरिए 1 लाख करोड़ रुपए डाले बैंकों में, जिससे एक दिन की राहत मिली। वो राहत शेयर बाजार में नजर आ गई, लेकिन वो एक दिन था। उसके बाद 38,800 करोड़ बकायदा सेकेंडरी मार्केट ट्रांजैक्शन के जरिए डाले गए। स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। और 2 दिन पहले यानी वेडनेसडे यानी बुधवार के दिन यानी 19 तारीख को ही 2 लाख करोड़ रुपए बैंकों ने लोन लिया। अब यहां पर अगला सवाल होता है, क्या भारत के भीतर रुपए की अहमियत, उसकी कीमत धंधे के लिहाज से भी कोई मायने नहीं रखती है? क्योंकि भारत का रुपया जिस तेजी से गिरते चले जा रहा है वो यूरो और पौंड के भी हिस्सेदारी में गिर रहा है। और इस पूरी प्रक्रिया के भीतर नया सवाल यह है कि जो भी धंधा डॉलर के जरिए करेगा वो लाभ में रहेगा, जो रुपए के आसरे रहेगा उसको नुकसान होना तय है। हमने यहां इसलिए किया इस बात का जिक्र क्योंकि इसके साथ साथ फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो भारत के बाजार में शेयर बाजार के तौर पर आ रहा है उसमें भी डॉलर मायने रखता है। और इस दौर में एफआईआईज ने सिर्फ जनवरी और फरवरी आज तक के दौर में यानी आज के दिन तक जब शेयर बाजार आज भी गिरा है, एफआईआईज तकरीबन 1,10,000 करोड़ रुपए का माल निकाल चुके हैं, यानी अपने शेयर वो बेच चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ चीजों को और समझना होगा इस बात का जिक्र, क्योंकि जो
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर डॉलर का धंधा करते हैं, डॉलर के जरिए बिजनेस करते हैं, उसमें इस देश के टेक कंपनियां हैं। टेक कंपनी का मतलब यह है कि इस देश के भीतर जो भी आईटी सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां हैं, क्योंकि आईटी सेक्टर जो होता है वो सर्विस को एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका को इसकी जरूरत है। और शायद इसीलिए भारत के भीतर टीसीएस हो, टेक हो, एचसीएल हो, कॉर्पोरेट लिमिटेड हो, विप्रो हो, एलटीआई, माइंडट्री हो, कोई भी देखिए सभी डॉलर में कितना बिजनेस करते हैं, इसको जरा समझिए। और उनके शेयर पर असर नहीं पड़ता है क्योंकि वो डॉलर में कर रहे हैं काम। एम्फेसिस 80% उसका काम जो है, एमपीहेसिस का काम 80% डॉलर में होता है। एलटीआई माइंडट्री लिमिटेड 77% उसका पूरा काम डॉलर में होता है। विप्रो लिमिटेड 65% काम उसका डॉलर में होता है। सेग्लिटी इंडिया लिमिटेड लगभग 63% उसका काम डॉलर में होता है। कॉर्पोरेट लिमिटेड 60% काम डॉलर में होता है। एचसीएल 55% डॉलर में काम होता है। टेक लगभग 50% और टीसीएस लगभग 47%। ये डॉलर में काम करते हैं, तो इस सेक्टर में लाभालाभ की स्थिति है। और ये सेक्टर धीरे धीरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जो जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए जो कैपेबिलिटीज डेवलप करने का जिक्र है और उसके जरिए मल्टीपल प्लेटफॉर्म ये लेकर आएंगे, उसको लेकर वर्ल्ड वाइड ये एनालिसिस भी है कि भारत से जुड़ी हुई जो टेक कंपनियां हैं वो आने वाले वक्त में बहुत लाभ कमाएगी। शेयर बाजार में भी उनको लाभालाभ मिलेगा। यानी जो रुपए की शक्ल में काम कर रहा है और जिस कंपनियों का अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एफआईआईज उस पर पैसा लगा रहे हैं, उससे हटकर क्या खेल दूसरा हो चला है इस देश के भीतर में, क्योंकि डॉलर और रुपए का खेल है ये। इस देश के भीतर की कुछ कंपनियों का नाम हमें लगता है, आप इस रूप में भी समझिए कि जब हमने आपसे जिक्र किया कि सरकार तो सुस्त इकोनॉमी को गति देने का लगातार प्रयास कर रही है, आरबीआई के पास कोई रास्ता बच नहीं पा रहा है, बैंकों के पास लिक्विडिटी की कमी है, शेयर बाजार में रुपया और गिर रहा है, तो डॉलर को लिए हुए और ज्यादा लोग कमाई की दिशा में जा रहे हैं। लेकिन एफआईआईज ने इस देश के भीतर में जो टॉप मोस्ट 5-6 कंपनियां हैं वहां पैसे क्यों लगाए हुए हैं। मसलन मैक्स हेल्थ केयर लगभग 56.9% शेयर उनके पास है। एचडीएफसी बैंक 56% शेयर उनके पास है। आईसीआईसीआई 55.8% शेयर है। श्रीराम फाइनेंस 53.1% शेयर उनके पास है। एक्सिस बैंक 49.4% उनके पास है। और इस पूरी परिस्थिति में जब आप इन सब चीजों को सोच रहे होंगे तो जरा सोचिए, जो पीएसयूज हैं वो धराशायी हो रहे हैं, रुपए की शक्ल में है। और इसमें मेरे ख्याल से सबसे बेहतरीन उदाहरण तो इस बात का देना चाहिए कि एलआईसी का नेटवर्थ धीरे धीरे कम होते चला जा रहा है और इस लिहाज से वो नीचे कम हो गया, जहां पर एक बड़ा सवाल है, क्या वाकई एलआईसी के पैसे के जरिए दूसरी बड़ी कंपनियों को बचाने का जो प्रयास होता है, उस प्रयास में अब पहली बार सरकार मात खा रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी भी अब ह्यूमन रिसोर्स का जिक्र करने लग गए हैं। साथियों, कोई भी देश जब तरक्की करता है तो नेचुरल रिसोर्सेज की अपनी भूमिका होती ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स की बहुत बड़ी भूमिका है। अच्छा है प्रधानमंत्री ने खुले तौर पर कहा ह्यूमन रिसोर्स, मानव संसाधन। इस देश की इकोनॉमी में उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में आर्थिक तौर पर सबसे ज्यादा लाभ अगर किसी एक प्रोडक्ट के जरिए निकल कर आया हो तो आपको हैरत नहीं होगी। कुंभ ने, यानी जो महाकुंभ चल रहा है, शुरुआती दौर में सोचा गया उत्तर प्रदेश सरकार के जरिए कि 2 लाख करोड़ रुपए की कमाई होगी, लेकिन नया डाटा बतला रहा है कि 2 लाख करोड़ नहीं, 3 लाख करोड़ रुपए का फायदा उत्तर प्रदेश की सरकार की इकोनॉमी में हो गया। यानी कोई प्रोडक्ट नहीं है। यानी अगर आप इस देश की अर्थव्यवस्था को मानव संसाधन के जरिए देखें और परखें तो फिर महाकुंभ से कमाई आपको बेहतर लग सकती है। लेकिन अगर आप इकोनॉमिक रास्तों में किसी प्रोडक्ट, उत्पादन, इंडस्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, एमएसएमई, छोटे बड़े उद्योग, इन सब का जब जिक्र करने लगे तो ये चीजें गायब हो गई हैं।
और शायद यह डिरेलमेंट सिर्फ डॉलर को लेकर नहीं है, बल्कि अमेरिका द्वारा लगातार जो चुनौती दो धमकी दी जा रही है, मसलन टेस्ला को लेकर भारत सरकार रास्ता खोल चुकी है और तमिलनाडु और महाराष्ट्र में होड़ लगी है कि उनके यहां कंपनी कौन अपनी जगह देगा जहां पर टेस्ला अपनी कंपनी लगा ले। लेकिन इन सब के बीच टेस्ला कह रहा है जी नहीं, जर्मनी से होकर हमारी गाड़ियां आप तक आएंगी, क्योंकि वहां पर ट्रंप कह रहे हैं आप भारत क्यों जाएंगे कंपनी लगाने के लिए। लेकिन सवाल देखिए भारत के भीतर प्रोडक्ट की संवेदनशीलता का। टेस्ला इलेक्ट्रिक व्हीकल के तौर पर भारत आएगी और इसको लेकर आज शेयर बाजार में जो ऑटो फील्ड था वो ढड़ढड़ा कर गिर गया। महिंद्रा एंड महिंद्रा के सबसे ज्यादा एक दिन में 6.2% शेयर जो थे वो नीचे चले गए। क्यों? क्योंकि टेस्ला को आप आमंत्रित कर रहे हैं। यानी एक ऐसी परिस्थिति में देश आकर खड़ा हो गया है जहां अभी तक अंतर्राष्ट्रीय तौर पर खुद को डेवलप कर रहा था और इसका असर फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर भी पड़ा है। उसका आंकड़ा भी बहुत साफ बतलाता है कि अगर 3 महीने पहले तक फॉरेन इन्वेस्टमेंट तकरीबन 68,000 करोड़ था, जो आया आज की तारीख में वह 50,000 करोड़ से भी नीचे हो गया। यह नीचे की गति जो है, इसके भीतर हमें लगता है कि आपको किसी भी हालत में इस देश के मानव संसाधन जहां पर पैसा लगाते हैं उसके जरिए भी चीजों को परखना होगा। इस देश में 50 करोड़ के लगभग लोगों के खाते खुले हैं, लेकिन बैंकों के पास लिक्विडिटी नहीं है, वो मुश्किल में है और आरबीआई हाथ खड़े कर रहा है। और आरबीआई ने यह हाथ खड़े इसलिए भी खड़े किए क्योंकि कल ही एक नीलामी में 91 और 182 दिवसीय ट्रेजरी बिलों पर कोई जो बोली लगाई जा रही थी उसने स्वीकार नहीं किया, जो तकरीबन $3 बिलियन यानी लगभग 26,000 करोड़ की बिक्री की बोलियां खारिज कर दी गई। और प्राधिकरण ने लगभग 364 दिनों के बिलों में से 7,000 करोड़ रुपए यानी 6.56% पर ही बेच दिए। तो आरबीआई के सामने यह मुश्किल है, लेकिन इसके ठीक समानांतर देश की सबसे बड़ी पीएसयू कंपनी एलआईसी में दिसंबर के भीतर जो उसका नेटवर्थ था वो तकरीबन 14.72 लाख करोड़ था। फरवरी में वो कम होकर 13.87 लाख करोड़ हो गया, यानी लगभग 1 लाख करोड़ से ज्यादा का नेटवर्थ कम हो गया। एलआईसी ने इतने पैसे गंवा दिए। अब अगला सवाल आपका होगा कि एलआईसी जिन पर पैसा लगा रहा था वो कौन सी कंपनियां थी। अब उन कंपनियों को जब आप देखिएगा तो आप हैरत में आ जाइएगा। वो आईटीसी थी, 11,863 करोड़ रुपए वहां पर एलआईसी ने गंवाए हैं। एलएनटी थी, वहां पर 6,713 करोड़ रुपए गंवाए। एसबीआई थी, 5,674 करोड़ रुपए गंवाए। टीसीएस था, 3,914 करोड़ रुपए गंवाए। जियो फाइनेंशियल था, 3,030 करोड़ रुपए गंवाए। और इसके समानांतर लगभग 1,000 करोड़ से ज्यादा जिन कंपनियों में गंवाया वो 2 दर्जन से ज्यादा कंपनी है, यानी 26 कंपनियां हैं। इसमें जेएसडब्ल्यू एनर्जी है, अडानी पोर्ट्स है, एसईजेड है, एचडीएफसी है, आईडीबीआई है, एचसीएल टेक है, जियो फाइनेंशियल सर्विस है। ये सारे मैसेज बहुत साफ हैं कि अगर आप इस तरीके से एलआईसी का पैसा इस देश के भीतर में शेयर बाजार को किसी तरीके से स्टेबलिश या फिर स्टेबल बनाए रखने के लिए करते हैं, ठीक वैसे ही आप डॉलर के मुकाबले रुपए को स्टेबल बनाए रखने के लिए डॉलर को ही बेच रहे हैं। यानी ये इकोनॉमी और शेयर बाजार की ये हालत आपको 96 में ले जाएगी। 96 का एक आंकड़ा बड़ा महत्वपूर्ण है। उस दौर में जब शेयर बाजार नीचे चल रहा था तो तकरीबन 5 महीने तक वो लगातार नीचे रहा। और 96 में के दौर में अगर आप उस दौर को याद कीजिएगा तो जुलाई से लेकर नवंबर तक कंटिन्यूअसली 5 महीने, हालांकि 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में याद कीजिए उस समय भी जून से सितंबर तक 4 महीने तक शेयर बाजार नीचे था। लेकिन अगर आप 96 का जिक्र कर रहे हैं तो क्या भारत की मौजूदा अर्थव्यवस्था उस दौर में जाकर खड़ी हो गई है? न शेयर बाजार संभल रहा है, न डॉलर के मुकाबले रुपए संभल रहा है, न इस देश में प्रोडक्शन है, न इस देश में एक्सपोर्ट करने की क्षमता है, क्योंकि एक्सपोर्ट भी इस दौर में कम हो गया। जो दिसंबर में था वो जनवरी में कम हो गया। इंपोर्ट जो दिसंबर में था जनवरी में बढ़ गया। एक तस्वीर आपको दिखलाते हैं। भारत की राजनीति में बहुत रुचि रखने वालों के लिए तस्वीर
अच्छी तस्वीर है, इसे देख लीजिए, तब इकोनॉमी के बारे में आपसे जिक्र करेंगे। अठ्ठ्याण्णवाव्या अखिल भारतीय मराठी च्या पसायदानासारखाच पवित्र रुकैया मकबूल यांना मी आमंत्रित करतो नवकार मंत्र म्हणण्यासाठी। रुकैया मकबूल। अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु सज्जन। यह तस्वीर दिल्ली की ही है। दिल्ली में मराठी साहित्य सम्मेलन के कार्यक्रम की है। 98th सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चीफ गेस्ट बनाया गया है और शरद पवार उनके साथ बैठे हुए हैं। शरद पवार ने भारत की इकोनॉमी को लेकर, किसानों को लेकर, गन्ना किसानों को लेकर, शुगर मिल को लेकर बड़ी आलोचना की। लेकिन राजनीतिक तौर पर यह चित्र इसलिए दिखाने की जरूरत है क्योंकि भारत की राजनीति में सभी पॉलिटिशियंस क्या इस देश की अर्थव्यवस्था में लूट में हिस्सेदारी रखते हैं और खिलवाड़ खुले तौर पर करते हैं और राजनीति साधने से चूकते नहीं हैं। यही शरद पवार जिस समय राहुल गांधी अडानीज का विरोध कर रहे थे, पॉलिटिकल इशू बना रहे थे, उस समय मुंबई की सड़कों पर और घर में खुलकर अडानी के साथ नजर आए थे। लेकिन यहां पर यह तस्वीर दिखाने का एक दूसरा मतलब भी था। मराठी साहित्य सम्मेलन में पहली बार इस देश के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बुलाया गया था। उसके बाद मोदी दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं और जब हम नेहरू का जिक्र कर रहे हैं तो हमें लगता है नेहरू की इकोनॉमिक्स की समझ और इस देश को गढ़ने की सोच किसी दूसरी दृष्टि से मत जाइए। एक किताब अरविंद पनघड़िया ने लिखी नेहरू के पूरे इकोनॉमिक एस्पेक्ट को लेकर, इससे पहले हमने जिक्र किया, वो किताब हमारे पास पड़ी है। इस किताब में उन्होंने नेहरू के डेवलपमेंट मॉडल का जिस तर्ज पर अरविंद पनघड़िया ने जिक्र किया, यह किताब हम सिर्फ इसलिए आपको दिखाना चाहते हैं क्योंकि अरविंद पनघड़िया नीति आयोग के चेयरमैन रहे, आर्थिक तौर पर प्रधानमंत्री मोदी को सलाह देते हैं और वो इस रूप में खुश हो सकते हैं कि वह मराठी साहित्य सम्मेलन में नेहरू के बाद दूसरे प्राइम मिनिस्टर हैं जो कि चीफ गेस्ट बने हैं। लेकिन सवाल इस दौर में इस देश की इकोनॉमी का है और जब इकोनॉमी का हम आपसे जिक्र कर रहे हैं तो वहां पर 3 बातें अब गौर कीजिएगा खास तौर से। ना सिर्फ फाइनेंशियल सेक्टर में बल्कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर में भी इंश्योरेंस कंपनियां लगभग 22% का वहां नुकसान एलआईसी को हुआ है, वो तकरीबन 18,835 करोड़ का है। एलआईसी का लॉस कमोवेश हर कंपनी में जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है उसमें एवरेज 4,000 करोड़ से ज्यादा का है। एलआईसी में पूरा पैसा इस देश का पैसा है, बैंकों में पूरा पैसा इस देश की जनता का ही पैसा है और जनता के उस पैसे से जिस इकोनॉमी को संभालने का प्रयास सरकार कर रही है उसमें बड़ा सवाल कोई भी पूछ सकता है कि जो बैंकों के डूबने की प्रक्रिया है, क्या कल को कोई भी बैंक खड़ा नहीं हो जाएगा? उस हालत में तो आप कैसे संभालेंगे? क्योंकि आरबीआई के पास भी कोई दूसरा रास्ता बचता नहीं है। यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल, अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत अगर अपने तौर पर अमेरिकी हितों के साथ खड़ा है और अमेरिका जिस तर्ज पर कहता है, जेलेंस्की आज की तारीख में उसके लिए एक कॉमेडियन है, एक तानाशाह है, वो एक सेल्समैन है जो बड़ा पैसा लेकर युद्ध करते रह गए। भारत का पोर्ट ईरान में, वहां से बड़े इकोनॉमिक एस्पेक्ट भारत के लिए खुलते, लेकिन ईरान के खिलाफ अमेरिका खड़ा हो रहा है और इजराइल साथ दे रहा है। भारत खामोशी बरते हुए है। गाजा पट्टी में बड़ा होटल, बड़ा मॉल बनाने की दिशा में अमेरिका सोच रहा है, इजराइल साथ दे रहा है। भारत क्या करे? अरब वर्ल्ड के साथ उसका जो खास तौर से तेल और गैस और पावर सेक्टर को लेना देना है वो भारत की इकोनॉमी को संभालता है, लेकिन अमेरिका खुल के कह रहा है आप हम ही से एनर्जी लोगे। हथियारों के मामले में भी अब वो F-35 जिस तर्ज पर बेचने के लिए आज खड़ा हो चुका है वो भारत के लिए फायदेमंद है भी या नहीं है, या भारत अपने इकोनॉमिक एस्पेक्ट के जरिए अपने से मतलब यहां सत्ता के, आर्थिक संपन्नता के आश्रय।
और यहां की तीसरी बड़ी वजह वह शेयर बाजार है जो लगातार अगर ढहढहा रहा है और सेंटीमेंट अगर नहीं सुधरता है, लगभग 75 हजार के मुहाने पर शेयर बाजार आकर खड़ा हो चुका है। अगर ये कल को नीचे आए, अब तो कल तो नहीं लेकिन अगले हफ्ते ये नीचे आएगा, तो जाहिर है ट्रेडर्स घबरा जाएंगे, बिकवाली तेज हो जाएगी, यानी बेचने का सिलसिला तेज हो जाएगा। और इन सब के बीच एक जानकारी यह भी आ रही है कि सेबी के अगले चेयरमैन के तौर पर इस देश में फिर से किसी आईएएस को लाने की तैयारी है। वो रेवेन्यू सेक्रेटरी भी हो सकते हैं, वो सेबी के पुराने कोई स्थायी सदस्य भी हो सकते हैं, वह पुराने दौर में एसबीआई के एमडी रहे वह भी हो सकते हैं। खोज हो रही है, लेकिन किसी आईएएस को लाकर बैठाया जाए, किसी कॉरपोरेट के साथ काम करने वाले जैसे माधवीपुरी बुच को लाया गया उस तर्ज पे ना लाया जाए, क्योंकि दाग और धब्बे कुछ ज्यादा हो गए। स्थितियां तो नाजुक हैं, सरकारी खजाने से डॉलर गायब हो चला है, रुपया फिर भी संभल नहीं रहा है। और इस पूरी परिस्थिति में सरकार अब ह्यूमन रिसोर्स का जिक्र तब कर रही है जब प्रोडक्शन नेगेटिव में है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नेगेटिव में है। तो आखिरी बात, कुंभ के जरिए 3 लाख करोड़ की कमाई इस दौर में इस देश में किसी भी आयोजन या किसी भी प्रोडक्ट को लेकर इससे बड़ी कमाई नहीं हुई है। बाकी आप समझ जाइए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।